हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के भाई रमन पर। आज हम शुरुआत करेंगे इतिहास के एक नए टॉपिक की, जिसमें हम जानेंगे चौहान वंशों के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम बात कर लेते हैं पहले चौहान वंश की। हम जब भी चौहान वंश की बात करेंगे तो हम इसमें जानेंगे सबसे पहले कि चौहानों की उत्पत्ति किस क्षेत्र से हुई है, कहाँ से हुई। तो इस हमें पता चलता है कि चौहानों की उत्पत्ति सबसे पहले राजस्थान क्षेत्र से हुई थी। इनका सबसे पहले राज राजस्थान क्षेत्र में ही था चौहानों का। तो हम राजस्थान के चौहान पढ़ेंगे। फिर राजस्थान के ही बाद ये धीरे धीरे मतलब राजस्थान से बाहर आए इनके वंश। पर फिलहाल ये पहले हम जान लेते हैं राजस्थान में क्योंकि इनकी उत्पत्ति हुई है चौहानों की। ठीक है, ये राजस्थान का मैप है, कुछ इस तरह का ही मैप है राजस्थान का। थोड़ी बहुत गलती हो गई हो तो माफ करना। चौहान वंश पढ़ेंगे आज हम। चौहान वंश, चौहानों के बारे में जाना जाता है कि इनकी उत्पत्ति सबसे पहले हमें एक सांभर झील है राजस्थान में ही। ये राजस्थान में झील है सांभर झील। इसका सांभर नाम है पहले भी और अब भी सांभर ही है। तो इसके आसपास जितना भी क्षेत्र था, ये सांभर झील है, इसके आसपास का क्षेत्र था चारों तरफ का। यहाँ पर जिस जाति के शासक हुए थे उनको चौहान नाम दे दिया गया। वो इसलिए दे दिया क्योंकि इसके ही जितने भी सांभर झील का एरिया है, क्षेत्र है, उसके चारों तरफ इनका शासन था। इसके चारों तरफ घिरा हुआ था सांभर झील का। सांभर झील चौहानों को मतलब पहले चौहान नाम तो था नहीं। जब यहाँ पर शासन कर रहे थे तो इन्होंने यहाँ नाम दे दिया इनको कि ये चौहान है, ये चारों तरफ शासन कर रहे हैं तो ये चौहान शासक हुए। तो तभी से इनको चौहान नाम दे दिया गया। चौहान वंश की यहीं से उत्पत्ति मानी जाती है। इन्होंने बोला कि ये चारों तरफ इसके शासन कर रहे हैं तो इन्हें चौहान नाम दे देते हैं, चौहान वंश। तो इन्हें चौहान वंश नाम दे दिया, तभी से इनको हम चौहान जानने लगे। और इसी सांभर झील के साइड में एक माता का मंदिर है, बहुत प्राचीन माता का मंदिर है, शाकंभरी माता का मंदिर, जो कि इनकी कुल देवी भी है। शाकंभरी इनका नाम कैसे जाना जाता है, हम इनके बारे में जानते हैं। यहाँ पर जो लोग निवास करते थे उस टाइम पर यहाँ अकाल पड़ा था। तो जब अकाल पड़ा था उनकी सहायता करी थी शाकंभरी माता ने। उन्हें भोजन दिया था खाने के लिए, फल सब्जी वब्जी वगैरह दी थी उन्हें। तो तभी से ही इनकी पूजा करने लगे, वो इन्हें अपनी कुल देवी मानने लगे ये। फिर बाद में इनका नाम चौहान वंश पड़ गया था। तो इनका माता का मंदिर भी है, एक माता का प्राचीन मंदिर है यहाँ पर, जो कि इनकी कुल देवी है। ये इस झील के साइड में, ये सांभर झील के साइड में। और इनकी सबसे पहले राजधानी की बात करते हैं तो जब शासन कर रहे हैं तो राजधानी ही बनाएंगे वहाँ के राजा। तो इनकी सबसे पहली राजधानी अहिछत्र मिलती है हमें। अहिछत्र राजधानी, अहिछत्र राजधानी नागौर है। नागौर जिले की पहले अहिछत्र, नागौर जिले के क्षेत्र को पहले अहिछत्र बोलते थे। तो ये इनकी राजधानी थी, सांभर क्षेत्र वाले जहाँ सांभर के शासन कर रहे हैं, इनकी राजधानी है। अब क्या होता है, एक लेखक कवि हुए हैं चंद्रबरदाई, जो कि पृथ्वीराज तृतीय के शासन में थे। उन्हीं के दरबार में रहा करते थे और उन्होंने पृथ्वीराज रासो भी लिखा, जिसमें हमें पृथ्वीराज के बारे में जानकारी मिलती है, उनके जीवन से लेकर उनके अंत तक जानकारी मिलती है। तो उसमें बताया गया है, पृथ्वीराज रासो के अकॉर्डिंग हम जानेंगे तो इसमें इन्होंने कुछ और ही कहानी बताई है। एक तो सबसे पहली बात, ये इनके दरबार, पृथ्वीराज के दरबार में रहते थे। इनके पक्ष में लिखेगा, ये चंद्रबरदाई ने लिखा था, चंद्रबरदाई। ये ऐसा बोला जाता है कि इनका जन्म पृथ्वीराज का और चंद्रबरदाई का एक ही साथ हुआ था और एक ही साथ इनका मरण हुआ था। मतलब ये इनके साथ साथ ही चले थे। तो इसमें जान लेते हैं हम कि इसमें चंद्रबरदाई ने क्या बताया। इसमें चंद्रबरदाई बताते हैं कि यहाँ आबू है एक, सिरोही में, सिरोही जिले के अंदर आबू पर्वत है एक, माउंट आबू, आबू नाम का पर्वत है। यहाँ पर सिरोही में एक गुरु वशिष्ठ करके एक गुरु थे, वो तपस्या करा करते थे, तपस्या और यज्ञ वगैरह करते थे अपना। तो यहाँ पर राक्षस थे, उन्हें उनकी तपस्या भंग कर देते थे या उन्हें यज्ञ नहीं करने देते थे। तो परेशान हो गए थे उन्होंने। परेशान होकर एक अग्निकुंड से फिर चार व्यक्तियों की उत्पत्ति करी, जिसमें कि पहला नाम मिलता है हमें कीर्तिहार का। ये सारे जितने भी थे
सब राजपूत वंश ही है ये। प्रतिहार का, प्रतिहार से कुछ नहीं हुआ राक्षसों का। उसके बाद फिर ये करते हैं परमार की, परमार की उत्पत्ति करते हैं। परमार से भी कुछ नहीं होता। परमार के बाद चालुक्य की, चालुक्य भी ऐसे रह रहे, चालुक्य से भी कुछ नहीं होता। ये करते हैं फिर चौहानों की उत्पत्ति। चौहान इन्हें जितने भी यहाँ पर राक्षस थे उन्हें समाप्त कर देते हैं। समाप्त करने के बाद फिर गुरु, हमारे वशिष्ठ गुरु थे, वो अपनी तपस्या करते हैं आराम से। तो इस ग्रंथ में तो ऐसा लिखा हुआ है कि इनके ही बाद फिर चौहान वंश की उत्पत्ति हो गई थी। आप चाहें तो इसे मान लें, ऐसे मान, दोनों ही फैक्ट है, दोनों फैक्ट। इसमें कुछ मनगढ़ंत कहानियां भी हैं और कुछ सही भी है। हालांकि मानते हैं कुछ विद्वान कहते भी हैं कि चंद्रोदय की भी सही है और यहाँ की भी कहानी सही है। तो दोनों ही है, दोनों ही आप जान लेंगे। और इसके बाद करेंगे हम बात कि इसकी स्थापना किसने करी। चौहान वंश की वास्तविक संस्थापक या स्थापना किसने करी। कोई भी वंश है उसकी स्थापना तो करी होगी किसी न किसी ने। तो ऐसे ही हम जानते हैं कि चौहान वंश में स्थापना किसने करी। उसकी स्थापना हम जान लेते हैं। सबसे पहले इसकी संस्थापक वासुदेव नाम के एक शासक हुए थे। वासुदेव नाम के शासक इसके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं चौहान वंश के, जिन्होंने 551 ईस्वी में इसकी स्थापना, चौहान वंश की स्थापना कर दी। अब चौहान वंश शासन करेंगे चौहान वंश के। सबसे पहले चौहान वंश की हम बात करें तो ये अजमेर साइड में थे। हम जानेंगे भी अभी कि अजमेर का नाम किसने रखा। इसके बाद अजयराज की बात कर लेते हैं वासुदेव के बाद, जो कि महत्वपूर्ण शासक है चौहान वंश के। अजयराज चौहान, अजयराज चौहान का हम शासनकाल की बात करें तो इनका शासन 1113 से और 1133 तक रहा था, 1133 तक। इनके बारे में हम जाने तो इनके बारे में पता चलता है हमें, इन्होंने सबसे पहले तो अजमेर को बसाया। जब ये शासन करना शुरू करेंगे 1113 ईस्वी में, तभी इन्होंने एक अजमेर शहर की स्थापना करी है। अजमेर शहर नाम पड़ गया इसका, अजयराज के नाम पर ही अजमेर नाम का शहर बसा हुआ है, जो कि राजस्थान में है। अजमेर शहर बसाया इन्होंने। इसके बाद इन्होंने यही अजमेर में ही एक दुर्ग बनवाया जिसका नाम अजयमेर दुर्ग था, अभी भी है वो। अजयमेर नाम का दुर्ग बनवाया। इसको हम तारागढ़ दुर्ग भी बोलते हैं और राजस्थान में जिब्राल्टर भी बोलते हैं। तारागढ़, तारागढ़ और राजस्थान का जिब्राल्टर, इसके 2-3 नाम है। राजस्थान का जिब्राल्टर, हम बात करें राजस्थान का जिब्राल्टर, तो राजस्थान जिब्राल्टर की बात करते हैं हम। ये कुछ अफ्रीका है हमारा, अफ्रीका, और ये इसके ऊपर यूरोप है। जिब्राल्टर समझा रहा हूँ मैं, जिब्राल्टर किसे बोलते हैं। इसके बीच में, इन दोनों महाद्वीपों के बीच में एक नदी है, जो इस नदी के द्वारा ये दोनों जोड़े जाते हैं, उसको हम जिब्राल्टर बोलते हैं, जिब्राल्टर संधि बोलते हैं, उसका नाम जिब्राल्टर संधि दे देते हैं। ऐसे ही इसमें ये अजमेर हमारा यहाँ है बीच में, इस जगह ये अजमेर है। ये उत्तरी राजस्थान को भी जोड़ रहा है और दक्षिणी राजस्थान को भी जोड़ रहा है, तो इसलिए इसका नाम, ये बीच में बनाया है दुर्ग, तो इस दुर्ग का नाम राजस्थान का जिब्राल्टर भी रख दिया। अब इसके बाद बात आती है अगले शासक की, हम बात करते हैं अणोराज की। अजयराज के बाद एक अणोराज या अन्य राज कह देंगे उन्हें, या अन्ना जी, इनके 2 नाम है। इनका शासन जाने तो इनका शासन 1133 से 1150 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था, जिसमें इनके शासन के टाइम पर यहाँ पर आक्रमण होने लगे थे, बहुत ज्यादा तुर्कों के आक्रमण हुए थे। तो तुर्कों के आक्रमण के बारे में जानेंगे हम। ये अन्ना जी जब शासन करेंगे तो इन्होंने सबसे पहला काम करा, इन्होंने अजमेर में एक पुष्कर झील है, यहाँ पर अजमेर में पुष्कर झील है, जानी मानी बहुत जानी मानी झील है। पुष्कर झील के पास इन्होंने एक बड़ा मंदिर बनवाया था। सबसे पहले जब शासन करती बैठेंगे ये, तो एक बड़ा मंदिर बनवाएंगे, जो कि फेमस मंदिर है वहाँ का। बड़ा मंदिर बना दिया।
अब जब इनके टाइम पर तुर्कों के आक्रमण ज्यादा हो रहे हैं, कुछ ज्यादा जनसंख्या में आक्रमण कर रहे हैं तुर्क, तो ये परेशान हो गए तुर्कों से। तो इन्होंने सोचा कि तुर्कों को निपटाया जाए कैसे भी करके, इनके ज्यादा दुखी कर रहे हैं, ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या काम करा, एक तो इन्होंने, ये है हमारा तारागढ़ पहाड़, तारागढ़ पहाड़ी है, और एक इधर साइड है नाग पहाड़। ये अजमेर के पास में है दोनों पहाड़ी। तुर्कों को ये इन दोनों के बीच में ले आए, आक्रमण करते करते, युद्ध करते करते यहाँ आ गए। और यहाँ आके इन्होंने तुर्क हरा दिए। हराने के बाद मार काट करी, सबको मार दिया यहाँ पे, मतलब सबको काट दिया। उसके बाद यहाँ पर बहुत ज्यादा बदबू होने लगी, मतलब शरीर की ज्यादा दिन हो गए तो पड़े लाश होगी, सब ऐसे ही गलने सड़ने लगी। यहाँ की जनता ने इनसे शिकायत करी कि यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। तो एक लूणी नदी बहती है यहीं से, नागपाल की तरफ से निकलती है वो। तो लूणी नदी को इन्होंने इसका रास्ता लिया, और मतलब इसका रास्ता चेंज करा, और इन्होंने इधर की तरफ मोड़ दिए। इधर को मोड़ के लाश से सब यहाँ साफ हो गई, गंदगी साफ हो गई यहाँ की। फिर इसके बाद इन्होंने इससे ही, इसके पानी से ही एक यहाँ झील बना दी, जिसको हम अन्ना सागर झील बोलते हैं। अन्ना सागर झील बनाई, जो कि अजमेर में है। पूछ लेते हैं कभी कभी ये अन्ना सागर झील कहाँ है। अन्ना सागर झील होगी इनके टाइम की बनी हुई। अब इनके बाद इनकी हत्या कर दी इनके पुत्र जगदेव ने, जगदेव ने इनकी हत्या कर दी। जगदेव कहलाया पितृहंता, चौहानों का पितृहंता, चौहानों का पितृहंता हो गया जगदेव। ये तो शासन करेगा नहीं इनके बाद में, इनके बाद कोई दूसरा शासन करेगा, इनका दूसरा पुत्र शासन करेगा। इनके बाद बैठते हैं इनके विग्रहराज, विग्रहराज चतुर्थ कहने उन्हें, या बीसल देव बोलते हैं, इनके दोनों नाम आते हैं। विग्रहराज या बीसल देव। इनके शासन काल को हम चौहानों का स्वर्ण काल बोलते हैं, क्योंकि इनके शासन के टाइम पर चौहान वंश बहुत ही मतलब ठीक ठाक जगह फैल चुका था। इनका शासन राजस्थान में बहुत ज्यादा क्षेत्र तक कवर कर दिया था इन्होंने जीत जीत के। इनका शासन जाना जाता है 1158 से लेकर 1163 से। और जब ये पहली बार शासन करेंगे यहाँ से विग्रहराज चतुर्थ, तो ये लेखक और कवि भी थे, मतलब राजा तो है, इसके साथ में लिखने का काम भी करते, नाटक वाटक लिखा करते थे। तो इन्होंने एक हरगेली नाम का नाटक लिखा था। हरगेली नाम के नाटक में, हरगेली में हमें अर्जुन और शंकर भगवान का संवाद मिलता है। इसमें जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था उस टाइम पे कृष्ण जी ने बोला था अर्जुन से कि देखो यहाँ पर बहुत सारे योद्धा आएंगे, अच्छे अच्छे युद्ध करने के लिए आएंगे, तो आप एक काम करो, शंकर जी की पूजा करो और उनकी पूजा करके दिव्यास्त्र ले लो। दिव्यास्त्र के बारे में तो आपको पता ही होगा। तो इसमें शंकर जी का और अर्जुन का संवाद मिलता है। इनके बीच जो जब इन्होंने इनकी तपस्या करी तो शंकर जी आए, एक शिकारी का रूप लेकर के आए थे इनके पास, और इनसे इन्होंने अर्जुन जी ने पहचान लिया था, और इनके जो बीच में बातें हुई तब दिव्यास्त्र दिया इनको। तो उस बात का उल्लेख हमें हरकेली नाम के नाटक में मिलता है, जो कि विग्रहराज में लिखा था। और इन्हीं के ही टाइम पे इन्होंने एक संस्कृत पाठशाला खुलवाई थी अजमेर में। अजमेर में संस्कृत पाठशाला खुलवाएंगे, संस्कृत पाठशाला, जिसका नाम बाद में एक मोहम्मद गोरी, जब मोहम्मद गोरी का शासन हो जाता है, उनके गुलाम होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऐबक यहाँ पर पाठशाला की जगह मस्जिद बनवाता है, जो कि राजस्थान की पहली मस्जिद होती है। और यहाँ पर ऐबक बनवाते हैं, इसे गुलाम था ये गोरी का, मस्जिद बनवा दी। यहाँ पर 2.5 दिन का उर्स लगता है, यानी कि मेला लगता है यहाँ 2.5 दिन का मेला। तो जब तभी से इसका जब से 2.5 दिन का मेला लगना शुरू हुआ, तभी से इसको 2.5 दिन का झोपड़ा बोला जाने लगा। हम बोलते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में ही है, जो कि पहले एक संस्कृति पाठशाला थी, उसको तुड़वा के तब यहाँ पर मस्जिद बनवाई थी और मेला लगता है यहाँ से, तभी से ही इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा होगा। विग्रहराज के बाद शासन करेंगे हमारे सोमेश्वर, सोमेश्वर शासन करेंगे। सोमेश्वर इनके भाई थे, विग्रहराज विशलदेव के भाई थे, जो कि अब चौहान वंश को आगे बढ़ाएंगे और अजमेर के शासन बनेंगे।
सोमेश्वर। सोमेश्वर के बारे में जान लेते हैं। सोमेश्वर का शासन काल है 1169 से लेके 1177 तक इनका शासन काल है। अब इन्होंने अपने शासन में क्या काम करे, इन्होंने सबसे पहले जब इनका राजा बने तो इन्होंने विवाह करा। एक दिल्ली के राजा थे अनंगपाल तोमर। उस टाइम पर दिल्ली पर तोमरों का शासन था। अनंगपाल तोमर शासन कर रहे हैं दिल्ली पर, अनंगपाल तोमर। इनकी पुत्री थी एक कर्पूरी देवी, इनकी पुत्री थी। इनसे ये सोमेश्वर विवाह करते हैं। सोमेश्वर विवाह करने के बाद इनसे पुत्र प्राप्त होंगे पृथ्वीराज तृतीय। यहाँ पर गुजरात है, राजस्थान के जस्ट यहाँ गुजरात है। गुजरात के शासक थे उस टाइम में भीम सेकंड। जिस टाइम ये शासन कर रहे हैं सोमेश्वर 1169-77 के बीच में, यहाँ पर भीम सेकंड बैठे हैं गुजरात में। भीम सेकंड यहाँ सिरोही के एक शासक थे राजा जेत सिंह के बीच में, और भीम सेकंड के बीच में युद्ध होगा। ये इन्हें इनवाइट करते हैं, मतलब इन्हें न्योता देते हैं कि मेरी तरफ से लड़ो। तो सोमेश्वर इनकी तरफ से जाते हैं लड़ने के लिए, जेत सिंह की तरफ से लड़ रहे होते हैं। तो उसी बीच भीम सिंह इनकी हत्या कर देता है सोमेश्वर की हत्या करने के बाद नाम होता है इसका भीम सेकंड गुजरात का शासक है, जो कि हत्या कर देता इनकी सोमेश्वर की हत्या करे। सोमेश्वर के बाद 1177 में इनके पुत्र बैठेंगे अजमेर की गद्दी पर। 1177 में अजमेर में उस टाइम पर इनकी आयु 11 वर्ष थी। मात्र 11 वर्ष की आयु में ये अजमेर की गद्दी पर बैठ गए। अब उस टाइम में जब इनकी 11 वर्ष आयु है तो शासन तो इतनी सही से चला नहीं पाएंगे क्योंकि छोटे हैं, पर कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था, बड़े यही थे। तो इन्हीं को ही राजा बना दिया गया और इनकी माता कर्पूरी देवी ने शासन चलाया है।